गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड के 12वें पेपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम उदारवाद की बात कर रहे हैं और अपने पिछले लेक्चर में हमने प्रोफेसर हॉबहाउस, जो एक ब्रिटिश लेखक हैं, उनके उदारवाद के संदर्भ में राज्य के कार्य और उनको दिए गए मार्गदर्शन की शुरुआत की है। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको उन्होंने यानी प्रोफेसर हॉबहाउस ने जिन 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है, उनमें से 4 आपको अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। बाकी की 5 हम आज डिस्कस करेंगे। ये विचारधारा औरों से अलग है, इसका आप ध्यान रखिएगा। विशेष तौर से 1980 और 90 के आसपास तो ये कहना शुरू हुआ राजनीति विज्ञान के विद्वानों के द्वारा कि दुनिया में केवल एक ही विचारधारा बची है और वो है उदारवाद, क्योंकि इसके बगैर मनुष्य का जीवन संदेह में आ जाएगा। और आप देखें इस चीज़ को, अभी जो अफ़गानिस्तान में घट रहा है या कई अफ्रीकी देशों में हो रहा है कि वहाँ राज्य के तत्व तो हैं, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है, लेकिन जो अधिकार जनता को मिलने चाहिए उनके स्वाभाविक विकास के लिए, वो उनके पास नहीं है। तो इसका जो इम्पैक्ट है या इसका असर है वो जनता के जीवन पर कैसा है, आप देख सकते हैं। आप अंदाज़ लगाएं इस चीज़ का कि पिछले 20 साल से कोई दूसरा देश किसी देश पर सैनिक रूप से नियंत्रण स्थापित किए बैठा था, तो उसके जाने का तो उस देश के नागरिकों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए था। जी हाँ, मैं बात अफगानिस्तान की कर रहा हूँ। पर हुआ क्या, उनके जाते ही लोग अपने देश को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप अंदाज लगाएं कि जो शासन वो अफगानिस्तान में स्थापित करना चाहते हैं तालिबान, उसमें उन्हें कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं मिल पाएंगी, इसका अंदाज आप उनकी भागने की प्रवृत्ति से लगा सकते हैं। तो अगला बिंदु हॉबहाउस ने, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हॉबहाउस ने 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है उदारवाद के संदर्भ में। 4 हम देख चुके हैं, 5वीं है आर्थिक स्वतंत्रता। मैंने आपको जब उदारवाद पर पहला लेक्चर दिया था तो आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति के बाद उदारवाद ब्रिटेन में ख़ास तौर से बड़ी तेज़ी से उभर कर सामने आया था। कारण ये था कि जो एक नया उद्योगपति वर्ग उभर कर सामने आया था, वो राज्य से कई प्रकार की छूट चाहता था। उत्पादन के विषय में, उत्पादन के आवंटन के विषय में, श्रमिक की मजदूरी के विषय में, और उत्पादन की मात्रा और उसको बेचने के अधिकारों के विषय में। हॉबहाउस का मानना यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता का आशय यह है कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में अपने हस्तक्षेप को न्यूनतम कर ले। एक सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको लेज़र-फेयर थ्योरी भी कहते हैं। उसका आशय यह है कि राज्य आर्थिक मामलों में राज्य को मुक्त कर दे और केवल जो जन कल्याण के बहुत सीमित मामले होते हैं उसमें उसकी दखलंदाजी रहे। उत्पादन क्या होगा, कितनी मात्रा में होगा, कितने वेजेस या वेतन भत्ते दिए जाएंगे, इसके लिए जो उत्पादक कंपनियां हैं या उत्पादक संस्थान हैं उनको मुक्त कर देना चाहिए। अब इसमें एक कमी भी है। यदि आप मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानते हुए इन सब क्षेत्रों में मुक्त कर देंगे तो सरकार का कार्य फिर क्या शेष रहा? कभी सोचिएगा इस चीज़ को।
ये उदारवाद की आलोचना भी है कि आप इतनी आज़ादी मांग तो रहे हैं, लेकिन यदि इतनी आज़ादी आपको दे दी गई तो उसका समाज पर कुल प्रभाव क्या पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो सकारात्मक ही हो, वो नकारात्मक भी हो सकता है। अगला बिंदु, पारिवारिक स्वतंत्रता या डोमेस्टिक लिबर्टी। इसका आशय ये है कि उदारवाद स्त्रियों को और बच्चों के अधिकारों की बात भी करता है। इनका मानना यह है कि चाहे संपत्ति का अधिकार हो या परिवार को चुनने की आज़ादी या कई अन्य विषय, इन विषयों में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष आज़ादियाँ मिलनी चाहिए। यानी एक तरह से सामाजिक आधार पर ये स्त्री पुरुष समानता की बात करता है और इसकी शुरुआत वो परिवार से करता है। बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका ध्यान रखा जाना, इन सब विषयों पर उदारवाद जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन पर कुछ नियंत्रण या कुछ अनिवार्यताएं रोपित करता है कि ये कार्य एक अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए, जो कि बच्चे होंगे भविष्य में, आवश्यक है। अगला बिंदु, जातीय या राष्ट्रीय स्वतंत्रता, रेशियल और नेशनल लिबर्टी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आप ये पाएंगे दुनिया में अनेक प्रजातियां हैं, रेजेस हैं, मंगोल हैं, ब्रिटिश हैं, फ्रेंच हैं, ये नाम पढ़ेंगे आप, किताबों में देखेंगे, खासतौर से प्राणी विज्ञान की तो आपको मिल जाएंगे, या आप नेट पर गूगल सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। हर एक की कुछ विशेष शारीरिक विशेषताएं होती हैं, उसके हिसाब से उन्हें अलग अलग प्रजाति में डाला गया है। यहाँ पर जो खास चीज़ है वो ये है, हॉबाउस ये मानते हैं कि प्रजातीय और राष्ट्रीय आज़ादी भी देशों के पास होनी चाहिए। इसका आशय ये है कि एक राष्ट्र को अपने आप निर्णय के अधिकार मिलने चाहिए। इसका आशय ये है कि ये सभी देशों को बराबर आज़ादी देने के हकदार हैं, क्योंकि ये मानते हैं, ध्यान रखिएगा, ये वो दौर है जब उपनिवेशवाद भी फैल रहा है। दूसरे देशों पर कब्जे करना, उनके संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना, उन्हें कच्चे माल के स्रोत या बाजार के रूप में देखना। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। आप जानते हैं भारत से 16वीं शताब्दी के बाद जितनी भी कंपनियां, चाहे वो ब्रिटिश हों या फ्रेंच हों या डच हों या पुर्तगाली हों, यहाँ आई तो व्यापार के लिए ही थी। लेकिन आप कल्पना करें कि भारत से व्यापार करने के लिए देशों में युद्ध हो गए। ऐसा क्या था? कारण था व्यापार से लाभ की मात्रा। और आप जानते हैं कि भारत पर जो ब्रिटिश हुकूमत रही उसमें कितना आर्थिक शोषण किस रूप में किया गया, जग जाहिर है। इतिहास की किताबों में आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उदारवाद इसका समर्थन नहीं करता है। उनका मानना यह है कि आप निर्णय का अधिकार हर देश को है, हर प्रजाति को है जो निवास करती है। अगला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इसका आशय देखिए ये है उदारवाद के अंदर कि आपके देश के भीतर और आपके देश के बाहर अपना पक्ष रखने का, अपनी बात रखने का, व्यापार या अन्य संबंधों को नियंत्रित निर्देशित करने का अधिकार सब राष्ट्रों को बराबर है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। और ये इनकी बड़ी उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विधि की संरचना और देशों के पारस्परिक संबंधों का शांतिपूर्ण निर्माण, ये सब उदारवादी चिंतन की वजह से ही संभव हो पाया। अन्यथा इससे पहले ये फैसले तलवार और बंदूकों के दम पे हुआ करते थे। अगला बिंदु, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक स्वतंत्रता। हॉबाउस ने इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। वो इसके अंतर्गत 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। पहली, अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार। दूसरी, स्वयं निर्वाचित होने का अधिकार। तीसरी, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार।
और चौथी, शासन से किसी विषय पर कोई सूचना प्राप्त करने और शासन के किसी निर्णय पर खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार। इसमें तारीफ और आलोचना दोनों आती है। आप याद रखिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये कहा है कि आपातकालीन स्थिति में भी अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित नहीं करना चाहिए। शासन की आलोचना करने का, निंदा करने का, प्रशंसा करने का, कमी निकालने का अधिकार हर नागरिक के पास है और होना चाहिए। तो प्रोफेसर हॉबाउस ने एक उदार राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में ये 9 किस्म के कार्य अपनी पुस्तक में वर्णित किए हैं। धन्यवाद।